चलिए सभी लोग शब्दावली के लिए निकालेंगे। शब्दावली में आज हम करेंगे अभ्यास सेट 3 पर्यायवाची का। ठीक है, पर्यायवाची का अभ्यास सेट 3 करते हैं हम। पहला शब्द हमारे सामने है कामदेव। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची हम देखेंगे, शब्द है अनंग। अनंग ये शब्द बना है अन प्लस अंग से। अनंग मतलब जिसके पास शरीर न हो, जिसके पास अंग न हो, तो वो किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। कंदर्प, मदन, मनोज, मनमथ। मनमथ मतलब मन को मथने वाला। मार, स्मर, काम, मनसिज, कुसुम बाण। कुसुम बाण मतलब जिसके पास फूलों के बाण हो। कुसुम सर, पुष्प धनवा, पुष्प सर। तो ये सब इनका मतलब क्या है? जिसके पास पुष्प के बाण हो। मीन केतन, मीन यानी मछली का, केतन माने ध्वज, जिसके पास मछली का ध्वज है अर्थात कामदेव। मकर ध्वज, झस केतु, रतिकांत, रतिनाथ, रतिपति। बसंत सखा, बसंत बंधु। बसंत सखा यानी बसंत का मित्र। अब देखो, कामदेव के पर्यायवाची बनाने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं। कुसुम यानी फूल, पुष्प के पर्यायवाची में बाण का पर्यायवाची अगर जोड़ देते हैं तो कामदेव का पर्यायवाची बन जाएगा, यानी जिसके पास फूलों के बाण हैं अर्थात कामदेव। आगे आता है, अगला पॉइंट बनता है, मछली के पर्यायवाची में यदि ध्वज का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी कामदेव का पर्यायवाची बन जाएगा। इसमें आ जाएगा यानी जिसके पास मछली का ध्वज है। ठीक है, फिर आता है तीसरा पॉइंट आता है, रति के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची यदि हम जोड़ देते हैं तो भी कामदेव का पर्यायवाची बन जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा रति का पति यानी रति का स्वामी। और यदि बसंत ऋतु के पर्यायवाची में सखा यानी मित्र का पर्यायवाची अगर जोड़ देते हैं तो भी कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है। अब क्योंकि हमने देखा कि कामदेव का पर्यायवाची करने के लिए हमें फूल, मछली और बाण का पर्यायवाची भी याद करना होगा, तो मैंने यहाँ पे ही रख दिया है ताकि आप आराम से याद कर सकें, समझ सकें। फूल, फूल का पर्यायवाची पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी, पुरोहित, गुल, लतांत, ये सब क्या आ गए? फूल के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, अब उसी तरह से आगे आता है हमारा बाण का पर्यायवाची। बाण, धनवा, शर, तोमर, विसिक, इशु, शायक, ये बाण के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, अगला आता है हमारा शब्द मछली। मछली का पर्यायवाची क्या होगा? मीन, मकर, झस, मत्स्य, जलतोरी, सफरी। और ये शफरी, सफरी। ठीक है, दोनों तरीके से आएगा। शफरी आ जाए चाहे तालु वाला श हो या मूर्धा स, सॉरी दंत सा हो। ठीक है, दोनों ही लिखा जाता है, तत्सम तद्भव में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारा झंडा। झंडा, केतन, केतु, ध्वज, निशान, पताका, वैजंती, ये झंडे के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगला शब्द आता है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची देखेंगे, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अति महत्वपूर्ण है। मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विधु, शशि, सोम, सुधांशु। ठीक है, सुधांशु है, ये यहाँ पे कट गया है। हिमांशु, निशाकांत, निशाकर, विभाकर, रजनीश, रजनीकर, छपाकर, कुमुदनीपति, तारापति, तारानाथ, ताराकांत। अब देखो, चंद्रमा का पर्यायवाची कितने प्रकार से बन सकता है। रात, कुमुदनी, तारा के पर्यायवाची में यदि कर,
ईश, कांत, नाथ, पति आदि अगर जोड़ दिया जाए तो चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, या जैसे कहते हैं सुधाकर यानी सुधा को करने वाला, हिमकर, हिम मतलब बर्फ, बर्फ को बनाने वाला। ठीक है, तो इसी तरह से चंद्रमा के, अब जैसे इन्हें याद करेंगे आप, इनके अर्थों से इनको याद करना, वैसे रटने बैठेंगे तो याद नहीं होगा आपको। ठीक है, आप इनको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे हिमकर, हिम को करने वाला, हिम मतलब बर्फ, बर्फ को बनाने वाला, रात में ही बर्फ बनती है। ठीक है, तो चंद्रमा के कहें चंद्रमा की चांदनी में, चंद्रमा की रोशनी में ठंड होती है रात में तो हिम बनती है, बर्फ जम जाती है। सुधाकर कहते हैं अमृत भी ठंडे स्थान पर ही बनता है, तो अमृत यानी सुधाकर अमृत बनाने वाला। राकेश, राकेश जो शब्द है ये राका प्लस ईश से मिलकर बना है। किससे? राका प्लस ईश। ठीक है, राका मतलब रात, और ये किसका है? रात का पर्यायवाची है राका, तो जो रात का स्वामी है तो उससे बन गया राकेश। ठीक है, इसी तरह से शब्द आता है जैसे हिमांशु, हिमांशु शब्द दिया है तो हिम का अंश कह सकते हैं। ठीक है, जो हिम का अंश है हिमांशु। ठीक है, हिम मतलब बर्फ। सुधांशु जो सुधा का अंश है। ठीक है, सुधा मतलब अमृत के लिए। तो इस तरह से अब जैसे शब्द दिया है निशा कांत, निशा माने रात, रात का, कांत माने पति, तो रात का पति अर्थात यानी रात का स्वामी चंद्रमा। इसी तरह से निशा कर, रजनी कर, छपा कर, ये सब क्या हो गए? रात के पर्यायवाची हो गए। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं इनके अर्थ के नाम या अर्थ से। ठीक है, अगला शब्द हमारा बनता है, अब जब रात्रि के पर्यायवाची की बात हो गई है तो रात्रि के पर्यायवाची भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो दिया है छपा, छपा जो है वो किसका है? रात का पर्यायवाची है। तमी, तमिश्रा, निशा, निसी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, शर्वरी, ये हमारा क्या हो गया? रात के पर्यायवाची हो गए। अब रात के पर्यायवाची में अगर हमने कर का पर्यायवाची जोड़ा तो चंद्रमा का पर्यायवाची बन गया, लेकिन उसी के साथ साथ यदि हम रात के पर्यायवाची में चर जोड़ देते हैं तो राक्षस का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब रात के पर्यायवाची हमने याद किए तो उसमें चर भी जोड़ के राक्षस का भी पर्यायवाची याद कर लेते हैं। तो अगला आता है हमारा राक्षस का पर्यायवाची। ठीक है, तो पहला शब्द यह है असुर, दनुज, दानव, दैत्य, यातुधान, निशाचर, सुरारी, रात्रिचर, रजनीचर, तमीचर। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए? राक्षस के पर्यायवाची बन गए। अब आप आराम से देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर असुर देखो, सुर के आगे अ लगा दिया तो असुर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम देव के आगे अदेव लगा देते हैं, अ लगा देते हैं, अदेव भी फिर राक्षस का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे शब्द बन गए राक्षस के पर्यायवाची। तो याद रखना है इनको। तो सेट यानी आज के सेट में हमने इनको याद किया, यानी इनको पढ़ा शब्दावली में, तो ये याद रखिएगा। पर्यायवाची बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, याद रखना है इनको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। आज हम लोगों को पढ़ना है मैम इसे कैसे याद करेंगे। देखो बेटा, ये सवाल बड़ा ही विचित्र सा है। कैसे याद करेंगे? रट के याद करेंगे, बस, इसका और कोई तरीका नहीं है। थोड़ा तरीका समझ के याद करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? देखो ऐसे लो, जब कोई चीज आपको हमेशा के याद करनी होती है ना, फैक्ट। अब ये बताओ, इतिहास में जब आप जाते हो तो इतिहास में इतने सारे युद्धों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि ये युद्ध कहाँ लड़ा गया, कहाँ हुआ, किन के बीच में हुआ, किस सन में हुआ, ये सब चीजें फैक्ट याद करते हो ना आप। तो कैसे याद करते हो? बार बार पढ़ के, बार बार दोहरा के। तो आपके पास भी यही फैक्ट है। ऐसे ही जब आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हो तो आप वोकेबुलरी को याद करते हो ना, तो वहां कैसे याद करते हो? रट के याद करते हो। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपकी क्या है? शब्दावली, यानी ये हिंदी की वोकेबुलरी है, तो ये भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आई? चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। हमारी छठी क्लास है,
तो विशेषण होता क्या है हम यहाँ पे देखेंगे। विशेषण शब्द के साथ एक और शब्द हमारे पास आता है और वो है विशेष्य। तो हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। परिभाषा कहती है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता का मतलब है उसके गुण एवं दोष आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे विशेष्य कहते हैं। अब इसे कैसे समझोगे, तो इसे समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, तब हम यहाँ पर चीजों को समझेंगे। देखो, जैसे हमने वाक्य लिया, वाक्य प्रयोग करेंगे हम। वाक्य है हमारे पास, रोहन एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। दूसरा वाक्य, यह पुस्तक बहुत अच्छी है। यह पुस्तक बहुत अच्छी है। ये दो वाक्य हमने लिखे, ठीक है। अब रोहन एक अच्छा लड़का है, इस वाक्य में जो यहाँ पर लड़का शब्द है ये क्या है, एक संज्ञा है। क्या है, एक संज्ञा। अब ये बताया गया है कि रोहन कैसा है, अच्छा, तो यानी ये अच्छा, इसके गुण के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है, अच्छा। तो ये जो अच्छा शब्द है ये यहाँ पर विशेषण है। क्या है ये, विशेषण। ये क्या कहलाएगा, विशेषण। क्यों विशेषण कहलाएगा, क्योंकि ये अच्छा इस लड़का की विशेषता बता रहा है कि ये लड़का कैसा है, अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस संज्ञा की विशेषता बताई गई है, तो ये संज्ञा अब संज्ञा न कहलाकर क्या कहलाएगी, विशेष्य कहलाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य। यानी इसकी विशेषता बताई गई है तो ये विशेष्य। तो इस तरह से अच्छा यहाँ पर क्या हो गया, एक विशेषण हो गया, और लड़का जो कि एक संज्ञा है वो अब क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह से यह पुस्तक बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे जो अच्छी है ये एक विशेषता है, किसकी विशेषता है, पुस्तक की। अच्छी कौन है, पुस्तक अच्छी है, ठीक है। तो ये पुस्तक मतलब संज्ञा है और ये वो संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई गई है, तो ये क्या कहलाएगी, ये विशेष्य कहलाएगा, ठीक है यहाँ पर। और इसकी विशेषता क्या बताई गई है, तो इसकी विशेषता बताई गई है कि ये कैसी है, अच्छी है, तो ये क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, विशेषण। और इस विशेषण में अच्छी भी एक ऐसी है, बहुत अच्छी है, तो ये बहुत इस समय क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। तो प्रविशेषण क्या होता है इसके बारे में तो हम अंत में पढ़ेंगे, बस मैंने आपको यहाँ समझा दिया। तो यानी इसको फिर हम क्या बोलेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो शब्द किसी भी संज्ञा की विशेषता बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे, वही हमारे क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। तो हमें यहाँ पे बात समझ में आई। तो हम आगे बढ़ते हैं कि फिर विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण 4 प्रकार का होता है, ठीक है। प्रयोग यानी व्याकरण के आधार पर विशेषण जो है वो हमारा 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है इसमें, तो सबसे पहले आता है इसमें हमारा गुणवाचक, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये हमारा आ गया। अब जब हम देखते हैं तो हमें आज की क्लास में मतलब क्या क्या पढ़ना है, तो इतने प्रकार के विशेषण पढ़ने हैं हमें इसमें। संख्यावाचक विशेषण हमारे 2 प्रकार के हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, ये 2 प्रकार के हो गए। और परिमाणवाचक हमारे 2 प्रकार के हो गए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये 2 प्रकार के हो गए, ठीक है। फिर जो हमारे ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये 5 प्रकार के हो जाते हैं, गणनावाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येकवाचक विशेषण। तो ये 5 प्रकार के हो गए,
ये हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और फिर हमारा जो गणनावाचक विशेषण है ये दो प्रकार का हो जाता है, पूर्णांक और अपूर्णांक। तो ये हमें आज की क्लास में पढ़ना है यहाँ पे, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। बहुत आसान है, क्लास में आज के आज यहीं पे आपको याद हो जाएंगे, यानी इतना सरल है कि आप यहीं के यहीं याद कर लेंगे। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण कहता है कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें उदाहरण देखेंगे हम कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो जैसे लिखेंगे, मेरे साथ लिख लो। जैसे, जैसे अच्छा, बुरा, खराब। जैसे हम रंग लिखते हैं, लाल, पीला। हम आकार लिखते हैं, मोटा, पतला। जैसे छोटा, बड़ा। जैसे हम गंध लिखते हैं, खुशबूदार। ठीक है, जैसे बदबूदार। जैसे हम स्वाद लिखते हैं, जैसे स्वाद में हम लिखेंगे अच्छा। हाँ, अच्छा तो हमने लिख दिया। इसके बाद जैसे आ जाएगा चंगा। ठीक है, चंगा कैसे होता है? मतलब स्वस्थ के लिए जिसे बोलते हैं हम, चंगा। ठीक है, बढ़िया। इसी तरह से जैसे स्वाद लिखते हैं हम, मान लो हमने लिखा नमकीन, नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा। ठीक है, इस तरह के आदि आदि शब्द ये हमारे किस में आते हैं? गुणवाचक के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, जैसे मान लो और हम लिखते हैं, मान लो हमने शब्द लिखा, इसके अलावा और भी कौन से आते हैं? अब जैसे स्थान के आधार पर आ जाते हैं, जैसे बनारसी, बनारसी, जयपुरी आदि। ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? गुणवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे गुणवाचक हैं। अब जैसे मान लो कि अगर हम वाक्य प्रयोग करें, तो वाक्य प्रयोग करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमने वाक्य लिया, जैसे हमने कहा वह लाल रंग का, वह लाल रंग का फूल है, वह लाल रंग का फूल है। ठीक है, तो इसमें जो ये लाल है ये हमारा क्या हो गया? गुणवाचक हो गया, गुणवाचक। और जो ये रंग है ये हमारी क्या हो गया? विशेष्य हो गया, ये विशेष्य कहलाएगा। अब ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण हमारा है, ये सारे शब्द जो हमारे सामने लिखे हुए हैं ये सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या कहता है कि जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये दो प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये क्या करते हैं? ये निश्चित संख्या का
निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, ये क्या कराते हैं? निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे निश्चय संख्यावाचक। और ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्या का, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो ये दोनों हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानेंगे अगला। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी जो निश्चित संख्या का बोध कराता है यह 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का। सबसे पहला हमारे सामने दिया है गणनावाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब कौन सा? ये निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 5 प्रकार आएंगे। ये 5 प्रकार जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान देना। उत्तरी पश्चिमी यह भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा मैम। हम पढ़ते हैं, शाम तक याद रहता है, लेकिन 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं। 2-4 दिन बाद फिर से किताब उठा के दोहरा लिया करिए, फिर याद रहेगा, है ना। ये तो दोहराने से होता है। कहते हैं कि किसी कवि ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आप बार बार अभ्यास करते रहिए, बार बार आप दोहराते रहेंगे, एक ना एक दिन वो आपका हो ही जाएगा, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो अब आगे। अब बात समझ में आई? तो जो गणनावाचक विशेषण है वो क्या है? जो विशेषण अपने विशेष्य की गिनती को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? गणनावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेष्य अपने विशेष्य की, जो विशेष्य अपने विशेषण की गिनती, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। जो विशेषण अपने विशेष्य की गिनती का बोध कराता है वो क्या कहलाएगा? गणनावाचक कहलाता है। अब ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा? पूर्णांक संख्यावाचक और अपूर्णांक संख्यावाचक, या हम कहें पूर्णांक गणनावाचक या अपूर्णांक गणनावाचक। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम कैसे? क्योंकि ये संख्यावाचक ही है तो इसलिए सीधा संख्यावाचक बोल देते हैं। कितना लंबा होगा इसका नाम? पूर्णांक गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इतना लंबा हो जाता है ना, तो इसीलिए इसको परीक्षक ने छोटा कर देता है, पूर्णांक और अपूर्णांक, बस ऐसे ही। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो पूर्णांक संख्यावाचक का मतलब क्या होता है? जो विशेषण पूर्ण संख्या, इसे 2 हिस्सों में बांटेंगे। पूर्ण संख्या का बोध कराए पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 आदि आदि। ठीक है, आदि। ठीक है, जो पूर्ण संख्या का बोध करा रहा है वो क्या कहला रहा है? पूर्णांक। और अपूर्णांक में जो अपूर्णांक या अधूरी, जो विशेषण अधूरी संख्या का बोध कराए, अधूरी संख्या का बोध कराए, अपूर्णांक कहलाएगा। अपूर्णांक कहलाएगा।
ठीक है, उदाहरण में लिखो, जैसे आधा, मैं लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए, नोट्स बन जाएंगे। जैसे आधा, चौथाई, सवा, पौन, डेढ़, ढाई, 3.5, 4.5, 5.5, आदि आदि, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आधी अधूरी संख्या का बोध कराते हैं वो हमारे अपूर्णांक संख्यावाचक कहलाते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो जो पूरी संख्या का बोध कराए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से, तो वो पूर्णांक संख्यावाचक गणनावाचक विशेषण होते हैं। और जो आधी अधूरी संख्या का बोध कराते हैं वो अपूर्णांक संख्यावाचक गणनावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आता है, जैसे आधा, चौथाई, सवा, पौन, 1.25, 2.25, ठीक है, 3.5, 4.5, 1.25, 2.25, इस तरह से जब हम बोलते हैं तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलो अब आता है इसके बाद हमारा अगला पॉइंट, क्रमवाचक। क्रमवाचक विशेषण कहता है जो विशेषण अपने विशेष्य के क्रम को बताता है। ये क्या बताता है? क्रम को बताता है, उसे हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। और क्रमवाचक विशेषण किस तरह से होता है, तो लिख लीजिए, इसमें उदाहरण में लिखेंगे हम, जैसे में आ जाएगा पहला, पहला, पहली, ठीक है, दूसरा, दूसरी, दूसरा, दूसरी, तीसरा, तीसरी, ठीक है, तीसरा, तीसरी। मैं लिख दे रही हूँ, आधा आधा छोड़ के लिख रही हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैंने लिख दिया, आपको लिंग में ध्यान रखना है इसका। ठीक है, जैसा होगा वैसा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से हम रखते हैं। ठीक है, चौथा, पांचवा आदि। और इसके साथ साथ और दूसरा आता है, ये तो हिंदी शब्द हो गया, संस्कृत शब्द भी होते हैं। जैसे संस्कृत शब्द में आता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, चतुर्थ आदि। ये सब भी हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब भी हमारे क्रमवाचक हो जाएंगे, जो किसको बता रहे हैं, क्रम को बता रहे हैं। अब वाक्य प्रयोग करेंगे हम। जैसे मान लो हमने कहा शीला का मकान, शीला का मकान, शीला का मकान तीसरी मंजिल पर है, तीसरी मंजिल पर है। और दूसरा, अगला पॉइंट एक और लिखेंगे। जैसे हमने कहा विजय कक्षा में, विजय कक्षा में प्रथम स्थान पर आया है, प्रथम स्थान पर आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो देखो शीला का मकान तीसरी मंजिल पर है, तो इसमें जो ये तीसरी शब्द है ये हमारा क्या हो गया, विशेषण। और विशेषण में कौन सा विशेषण हुआ, क्रमवाचक। कौन सा हुआ, क्रमवाचक। ये क्योंकि किसको बता रहा है, क्रम को बता रहा है। और मंजिल ये क्या हो गया, ये विशेष्य है, ये क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। और विजय कक्षा में प्रथम स्थान पर आया है, तो इसमें प्रथम ये क्या हो गया, हमारा क्रमवाचक हो गया। ठीक है, ये क्रमवाचक हो गया। और स्थान ये विशेष्य हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्रमवाचक विशेषण हमारा इस तरह से होगा। तो जब भी वाक्य में प्रश्न आएगा तो वो ऐसे ही पूछता है कि इसमें कौन सा विशेषण कौन सा विशेष्य है, या कह सकता है वाक्य देकर कि इसमें क्रमवाचक विशेषण बताइए कहाँ पर है या कौन सा है। ठीक है, इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या मतलब पॉइंट नंबर 3, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण हमारा कौन सा होता है, इसे हम देखेंगे। तो जो विशेषण अपने विशेष्य की इकाई की आवृत्ति को बताता है, ठीक है, क्या करता है ये, इकाई की आवृत्ति को बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब आवृत्ति का मतलब किस तरह से ये आपको समझना है। जैसे उदाहरण पे लिखिए, उदाहरण मैं आपको बता रही हूं तो उदाहरण में लिखना है आपको। उदाहरण दिया है हमारा, जैसे 2 गुना, 2 गुना या 2 गुनी। ठीक है, लिंग का भी ध्यान रखेंगे, दोनों ही आ जाएंगे, 2 गुना और 2 गुनी। इसी तरह से 3 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जिसमें गुना लगा होगा। ठीक है, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना आदि। ठीक है, तो गुना शब्द जिसमें लगा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो आवृत्तिवाचक में आएगा। ठीक है, इसी तरह से तो वाक्य प्रयोग करके अगर हम देखेंगे तो कैसे हमें वाक्य में मिलेगा। तो वाक्य प्रयोग हम करते हैं, जैसे हमने कहा कि इस सामान को उठाने के लिए 2 गुना बल लगाना पड़ा, 2 गुना बल लगाना, 2 गुना बल लगाना पड़ेगा कहें या पड़ा, जो भी है, ठीक है, पड़ेगा। ठीक है, इधर से तो इस सामान को उठाने के लिए 2 गुना बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा 2 गुना जो शब्द आया है, यही हमारा क्या कहलाएगा, आवृत्तिवाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवृत्तिवाचक कहलाएगा, आवृत्तिवाचक। और ये जो बल है ये क्या हो गया हमारा, ये विशेष्य हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, बल ही तो 2 गुना लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विशेष्य। तो इस तरह से आपको समझना है कि इस सामान को उठाने के लिए, इस सामान को उठाने के लिए 2 गुना बल लगाना पड़ेगा। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि इस वाक्य के अंदर आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा है, तो आप पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे, गुना से। या आपकी परीक्षा में विकल्प में लिखा हुआ आए कि 3 गुना, इसमें कौन सा विशेषण है, तो जैसे ही गुना आ जाएगा तो आपको तुरंत याद रखना है कि ये तो आवृत्ति को दिखा रहा है, क्योंकि आवृत्ति जो है वो किसको दिखाता है, वो गुने को ही तो दिखाता है ना, आवृत्ति बार बार आना। तो जो गुना है वो उसकी मात्रा, डबल मात्रा, ट्रिपल मात्रा, ठीक है, को दिखाता है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आवृत्तिवाचक जो है वो इकाई को, दोहराने को दिखा रहा है। बात समझ में आ गई, बहुत सरल है। ऐसे रट लो ना, दिमाग में ये रखो कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, जहां गुना, गुनी, गुनी शब्द लगे वो हमारा किस में आएगा, आवृत्तिवाचक में आएगा। बस खत्म, सीधा इतना याद रखो, है ना। आगे आता है अगला पॉइंट नंबर 4, समुदायवाचक। नाम से याद रखो, समुदायवाचक। समुदाय किसको दिखा रहा है, समूह को दिखा रहा है। जहां समूह का बोध होगा वही समुदायवाचक हो जाएगा। अब विशेषण की परिभाषा क्या कहती है कि जो विशेषण अपने विशेष्य की सामुदायिक संख्या को बताता है, तो यानी पूरे समूह की, सामुदायिक संख्या का मतलब है पूरे समूह की संख्या को बताता है, वो हमारा समुदायवाचक विशेषण कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे, समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। अब यहाँ पे उदाहरण देखेंगे किस प्रकार से। तो देखो उदाहरण लिखो, जैसे शब्द दिया है, तो उदाहरण में हम लिखेंगे जैसे दोनों
तीनों, चारों, पांचों, छयों, सातों, आठों, दसवों, ठीक है, 11 या हम इस तरह से 20, ठीक है, इस तरह से डॉट 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 आदि। ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? ये हमारे समुदायवाचक विशेषण में आ जाएंगे। अब मान लो जैसे अगर हमने ये कहा, अब दूसरा और भी ध्यान देना है। अच्छा, ये अभी नहीं, बाद में बताऊंगी इस पॉइंट को, पहले आप यहाँ पर इसको समझिए। तो जैसे हमने ये कहा, वाक्य लेंगे हम, मैदान में, मैदान में, मैदान में सातों लड़के, मैदान में सातों लड़के खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है कि जो मैदान में लड़के खेल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? सातों। लेकिन वो जो सात हैं उनकी संख्या, और वो सातों क्या हैं? किसी समूह में बटे हुए हैं, चाहे वो टीम के सदस्य हों या कैसे भी हों, ठीक है। तो मैदान में सातों लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने जो ये है सातों, ये हमारा क्या हो गया? समुदायवाचक या समूहवाचक हो गया, ठीक है। समुदायवाचक या समूहवाचक हम इसको कहेंगे। और लड़के, ये इसका क्या हो गया? विशेष्य हो गया, ये विशेष्य कहलाएगा। अब इसी तरह से मान लो आपने वाक्य बोला कि इस बार तीनों बहनें घर जाएंगी, तो यहाँ पर तीनों बहनें हैं और तीनों उसकी संख्या को बोध करा रहा है, ठीक है, कि उस समूह में कितनी है? 3 है। तो ये समूह की संख्या को दिखाता है, तो वहां पर हमारा क्या कहलाता है? समुदायवाचक कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगला पॉइंट आता है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक हमारा कहता है कि जो विशेषण अपने विशेष्य की हर एक का मतलब प्रत्येक संख्या के बारे में बोध कराता है, यानी संख्या के बारे में बताता है, उसे प्रत्येकवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें उदाहरण में लिखना, समझना कि किस तरह से। जैसे जैसे संख्या दी है हमारी प्रत्येक, जैसे प्रत्येक शब्द भी इसी में आ जाएगा, प्रत्येक, ठीक है। उसी तरह से शब्द आ जाएगा हर एक, हर एक। उसी तरह से शब्द आ जाएगा हर दूसरा, हर दूसरा, या हर दूसरी। अगर इस तरह से दिया है तो हर तीसरा, हर तीसरा, हर चौथा, हर पांचवा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रत्येकवाचक विशेषण जो हमारा होता है, प्रत्येकवाचक विशेषण हमें ये दिखाता है कि इसमें हर जो लगा है ये प्रत्येक संख्या का बोध करा रहा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जब किसी संख्या से पहले अगर हर शब्द लग गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रत्येकवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम वाक्य प्रयोग करते हैं, लिखते हैं देश का हर तीसरा आदमी, देश का हर तीसरा आदमी इस समस्या से ग्रस्त है। ठीक है, देश का हर तीसरा आदमी इस समस्या से ग्रस्त है। तो यहां पर हर तीसरा जो लिखा है ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रत्येकवाचक कहलाएगा, प्रत्येकवाचक। तो बस इसमें याद रख लो कि जहां पर हर दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब शब्द लिखे होंगे तो वो हमारा किस में आ जाएगा? प्रत्येकवाचक विशेषण में
आ जाएगा, ठीक है। और आदमी इसका क्या हो गया, विशेष्य हो गया। आदमी क्या हो गया, विशेष्य। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे ये अगला, तो ये हमारे क्या थे, ये निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक। अब मैं इनकी समरी आपको बता देती हूँ, जो देखा अभी तक जो हमने पढ़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो था हमारा, ठीक है, क्या था हमारा, निश्चित, निश्चित संख्यावाचक। ये 5 प्रकार का हमने पढ़ा। सबसे पहला गणनावाचक, ठीक है, गणनावाचक। दूसरा हमारा आया क्रमवाचक, क्रमवाचक। तीसरा था हमारा आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। और चौथा था हमारा समुदायवाचक, समुदायवाचक या समूहवाचक। और पांचवा था हमारा प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब इनमें मैंने कौन कौन सा रखा, मैं आपको उदाहरण यहाँ पर रखकर बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो गणनावाचक में हमने क्या देखा, 1 2 3 4, ये तो हमारा पूर्णांक में था। और आधा, सवा, पौन, ये हमारा अपूर्णांक में था, ठीक है। तो ये था हमारा पूर्णांक और ये था अपूर्णांक, ठीक है। इसका 2 भागों में बटा था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब केवल गणनावाचक पूछता है ना, तो जब केवल गणनावाचक पूछेगा तो उसमें 1 2 3 4 ही आपका उदाहरण होता है। और जब वो अपूर्णांक पूछता है तब केवल आप आधा, सवा, पौन लेकर आते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है आपकी परीक्षा में, केवल गणनावाचक भी पूछ देता है और गणनावाचक में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लगाना पड़ता है। या कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, मान लो लिख दिया 5, यह कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण में कौन सा है, तो आपको गणनावाचक ही लिखना पड़ेगा, यानी गिनती को बताने वाला, ठीक है। अब क्रमवाचक की बात करेंगे तो क्रम में हमें बताना था पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। और इसमें और क्या आ गया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना। तो क्या आ गया था हमारा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, इस तरह से ये आ गया। आवृत्तिवाचक में हमने क्या रखा, गुना रखा। तो 2 गुना से शुरू करते हैं, 2 गुना, 2 गुनी, ठीक है, 3 गुना, 3 गुनी, इस तरह से ये हमारा आ गया, जानी जिसमें गुना लगा हुआ है। और समुदायवाचक हमारा क्या आ गया, संख्या में बहुवचन। तो संख्या में बहुवचन कैसे, दोनों, 2 होते हैं तो दोनों, तीनों, 3 होते हैं तो तीनों, ठीक है, बहुवचन बन रहा है संख्या का। 4 होते हैं तो चारों, ठीक है, इस तरह से। तो जब बहुवचन बना दे संख्या में तो वो हमारा क्या हो जाता है, समुदायवाचक या समूहवाचक कहलाता है। और प्रत्येकवाचक जब इससे आगे हर लगा दें, हर दूसरा, हर दूसरा, हर तीसरा, हर तीसरा, या प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हर एक भी होता है, हर एक, हर एक ऐसे लिख सकते हैं, हर एक अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर आ गए। अब आराम से आप पहचान कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, यही आपके विशेषण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैम इनका नोट्स बनाने में पहली बार पढ़ रहा हूँ, बताओ मैम। देखो बेटा, मैं, आप लोगों को पता ही है कि मैं इनको आपको लास्ट में देती हूँ PDF, है ना। अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है नहीं कि हमको तो ये पता ही नहीं था, हमें तो ये से सीखना समझना भी है, तो रफ कॉपी पे उतार लो, बना लो, क्या फर्क पड़ता है ना। और नहीं तो ये आपको मिल ही जाता है। मैं तो ये कहूंगी कि जिस समय आप बैठ के पढ़ रहे हो ना, इस समय जब क्लास लेते हो, तो अगर आप लोग ऐसे हाथ बांध के बैठ के और मुझे सुन रहे हो तो बेटा सच्ची बात है आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना, जो ऐसे सुन रहा है। और अगर जो बैठ के ना कॉपी पेन लेके बैठा है, जब तक मैम बता रही हैं कुछ कुछ तो लिख रहा है, जो कुछ कुछ तो लिख रहा है ना,
वो उस बच्चे को समझ में आएगा। तो आप रफ कॉपी पे बनाओ नोट्स, और जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, आपको जब तक अंदर से ये नहीं लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत की है, तो परीक्षा में आपको कैसे मजा आएगा, है ना। तो जिस समय मैं बता रही हूँ बनाओ, ये बाद में रिवीजन के लिए नोट्स आपको मिल जाएगा कि भाई लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है मैम ने क्या क्या बताया था, ये क्लास जैसा ही आपको दिख जाएगा। तो नोट्स तो आपको डल रहा है, पीडीएफ में मिल रहा है रोज। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, बना लो इन सारी चीजों को। ठीक है, चलो। और अब ध्यान दो, तो ये बात समझ में आई। आगे देखो, पॉइंट दिया है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? अनिश्चित का मतलब होता है जिसके बारे में हमें ठीक से न पता हो। पंक्ति कहती है जिन विशेषण से वस्तुओं की निश्चित संख्या का ज्ञान न हो, यानी हमें ना पता हो कि कितनी संख्या है, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो, जैसे जैसे दिया है, जैसे बहुत, कम, अधिक, ज्यादा। ठीक है, ये सब। और इसी के साथ साथ एक दो शब्द और लिख दो। जैसे हम लिखते हैं, मान लो लिखा हमने लाखों, लाखों, सैकड़ों, या हमने लिखा, जैसे हमने लिखा बीसों या पचासों, पचासों। अब ये ध्यान देना, जिस संख्या के पीछे आपको ऐसा बोध होता है, जिस संख्या के पीछे आपको ऐसा बोध होता है कि इसमें संख्या निश्चित नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि वहां पे लाखों लोग आए थे, तो संख्या तो गिनी ही नहीं गई कि भाई कितने हैं, तो इसका मतलब लाखों यहाँ पर जो है वो किस रूप में है? अनिश्चित में है। मान लो ऐसे कहें, अरे मैं सड़क से जा रहा था, 50 लोग सड़क पे खड़े थे, तो 50 लोग खड़े थे, तो यहाँ पे 50 ही नहीं थे, 50 से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब अनिश्चित है। ऐसे ही कि उस कमरे में 20 लोग बैठे थे, तो 20 लोग बोल दिया, तो 20 लोग बोला आपने, या 10 कह दिया उस भाव से। ठीक है, कि 10 लोग बैठे थे, तो इस समय अनिश्चितता हो गई। लेकिन आपने जैसे कहा कि 7 लोग कमरे में बैठे हैं, यह तो यहां पर हमारे क्या हो गए कि 7 हो गया, तो ये समूहवाचक में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम उसे ऐसे बोल रहे हैं, अनिश्चितता वाली दृष्टि से बोलते हैं, तो तब वो हमारा किस में आता है? वो हमारा अनिश्चित में आ जाता है। लेकिन हम ऐसे नहीं कहते 7 लोग क्लास में बैठे थे, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो ये अनिश्चितता नहीं है। ये ध्यान रखना, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छहों, सातों, आठों, ठीक है, 9, यहां तक जो संख्या है हमारी वो समूहवाचक में आ जाएगी। उसके बाद जब हम कहते हैं 10 लोग कक्षा में बैठे थे, तो ये अनिश्चितता में आ जाती है। ठीक है, अगर हमें पूरी संख्या बतानी है तो हम ये कहेंगे सभी 10 लोग कक्षा में बैठे थे, तो सभी 10 लोग अब यहाँ पे आ गई, तो फिर ये समूहवाचक हो गया। ठीक है, इस तरह से इनको ध्यान रखेगा। तो ये सब हमारे क्या हो गए? अनिश्चित। अब जैसे आप वाक्य प्रयोग करो, हमने यहाँ पे लिखा कि आज कक्षा में अधिक छात्र हैं। आज कक्षा में अधिक छात्र हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखते हैं, सड़क पर लाखों लोग खड़े थे। इसमें ध्यान रखिए, हम इसे लिखेंगे, वाक्य को सही लिखेंगे, लाखों लोग सड़क पर खड़े थे। सही वाक्य ये होगा, लाखों लोग सड़क पर खड़े थे।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सड़क पर लाखों लोग खड़े थे, ये अगर हम वाक्य लिख दें तो इसमें अशुद्धि क्या हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, जब वाक्य शुद्धिकरण बताऊंगी तो वहां पे बताऊंगी। जो क्रम हमारा होता है, क्रम की वजह से, यानी जो वाक्य दिया है तो वाक्य में सही क्रम होना चाहिए पदों का, तो उसमें गलतियां होती हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं आप? मैम आपकी क्लास ऑफलाइन नहीं चल रही। हेलो मैम, मेरा नाम लेंगे? आज तक मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा। हेलो मैम, मेरा नाम, मेरा प्रिंट आउट निकालवा लूँ, आपकी बुक खरीदूँ या प्लीज़? मैम कंफ्यूज हूँ। देखो बेटा, प्रिंट निकालने वाले ये नोट्स हैं नहीं, एक पेज पे निकलेंगे, फालतू में पैसे जाएंगे। प्रिंट मत निकालो, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है किताब खरीद लो। तो पूरी किताब तो आपके पास मिलेगी, उसमें प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे साथ के साथ आप लोगों को, है ना। तो सैकड़ों इस तरह न लिखिएगा मैम। क्या सैकड़ों मैंने गलत लिखा है क्या? अरे हाँ, यहाँ पर गलती हो गई है, इसको सुधार लो। सैकड़ों होगा, ठीक है, सैकड़ों, और लास्ट में रहेगा ही। मैंने ऐसे कैसे गलती कर दी? चलो, और इसके बाद ठीक है, ऑफलाइन नहीं बेटा, ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है। और ज़्यादा बीच में आप लोग कमेंट मत किया करो, मैं ध्यान नहीं देती हूँ कमेंट पे ना, फिर कहाँ से कहाँ रह जाता है। चलो, तो ध्यान दो, अब इस बात को समझना है। यहाँ पर ध्यान दो, मैंने अभी आपको क्या समझाया? अनिश्चित वाचक यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने उदाहरण लिखा और मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिए हैं। तो आज कक्षा में अधिक छात्र हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छात्र और छात्र की विशेषता बताई जा रही है। कितने छात्र हैं? अधिक छात्र हैं, ठीक है। तो अधिक छात्र हैं, तो अब यहाँ पर ये जो अधिक है ये हमारा अनिश्चित है। ये क्या है? अनिश्चित है। ये अनिश्चित आएगा, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। और ये छात्र हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया है। अब इसी तरह से लाखों लोग सड़क पर खड़े थे, तो यहां जो ये लाखों हैं ये हमारा क्या हो गया? ये अनिश्चित हो गया। ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। अनिश्चित हो गया। और ये जो लोग हैं ये हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब आप इसको अनिश्चित संख्यावाचक बोलो, अनिश्चित विशेषण को बोलो, केवल बोलो, या जैसे भी है, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे आएगा अगला पॉइंट आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण हमारा क्या कहलाएगा? परिमाण का मतलब होता है जहां पर मात्रा का बोध किया जाए, ठीक है। तो जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराएगा उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और यह भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को देखते हैं। कह रहा है कि जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराएगा वो क्या कहलाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब इसमें हम उदाहरण लिखते हैं, इसमें इसका उदाहरण लिखते हैं, फिर समझते हैं। देखो, जैसे लिखेंगे, जैसे में क्या क्या आ जाएगा। जैसे हमने कहा 50 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा 3 लीटर, 3 लीटर, ठीक है। जैसे आ गया 100 मीटर, ठीक है। उसी तरह से किलोमीटर, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। जैसे हम किलो लिखते हैं, मान लो हमने लिखा 4 किलो, इस तरह से 4 किलो आदि। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये मात्रा यानी मापक के साथ लिख रहे हैं। तो जहां पे हम मापक के साथ लिखते हैं तो वही हमारा किस में आता है? परिमाणवाचक के अंदर आता है। और जब हम निश्चित बता रहे हैं संख्या के 50, 100, 2, 4, 5, 6 ये हम बता रहे हैं इसमें देकर, तो वो क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, हमने कहा नौकर बाजार से
नौकर बाजार से, नौकर बाजार से 5 किलो, नौकर बाजार से 5 किलो चावल लाया है, 5 किलो चावल लाया है। तो यहाँ पर जो हमारा वाक्य है इसमें चावल तो विशेष्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ही विशेषता बताई जा रही है। और 5 किलो ये हमारा निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण परिमाणवाचक, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक हमारा यहाँ पर विशेषण हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से अगर हम वाक्य लेते हैं, मान लो हमने वाक्य लिया कि मैं दिन में 2 लीटर पानी पीता हूँ, तो मैं दिन में 2 लीटर पानी, यहाँ पर 2 लीटर क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, और लीटर उसका पानी जो है वो उसका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। इसी तरह से हमारा अगला आता है अनिश्चितवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, यानी अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, हमें पता नहीं होता कि पूरी मात्रा कितनी है कितनी नहीं है, तो वो हमारा किस में आता है, अनिश्चित मात्रा में। अब उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे जैसे, अब जैसे इसमें आ जाएगा, जैसे हमने लिखा बहुत, कम, ज्यादा, अधिक। तो आप कहेंगे कि मैम इसी तरह के तो आपने लिखे थे अभी अनिश्चित में, संख्यावाचक में। तो ध्यान देना, संख्यावाचक हो या परिमाणवाचक हो, ये अनिश्चित हमारे दोनों में एक ही होते हैं। ये कैसे निश्चित करेंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है, तो वो हम विशेष्य की मदद से करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वाक्य प्रयोग करेंगे, इस नदी में, इस नदी में अधिक पानी है, इस नदी में अधिक पानी है, इस नदी में अधिक पानी है। अब देखो हमने निश्चित परिमाणवाचक में ये मतलब हमने लिखा था अनिश्चित संख्यावाचक में कि इस कक्षा में अधिक छात्र हैं, और यहाँ पे लिखा हमने कि इस नदी में अधिक पानी है। तो दोनों में ही अधिक लग रहा है, लेकिन एक तो हो जा रहा है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक और एक हो जा रहा है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो वो किसकी वजह से हुआ, तो वो हुआ हमारा विशेष्य की वजह से। यदि विशेष्य संख्यावाचक है तो फिर हमारा पानी जो है वो भी क्या हो जाता, मतलब जो हम, सॉरी मैंने क्या बोला, फिर से बोलती हूँ, मैं कह रही हूँ कि यदि हमारा विशेष्य संख्यावाचक है तो विशेषण भी हमारा संख्यावाचक होगा, ठीक है। और यदि हमारा विशेष्य परिमाणवाचक है तो विशेषण भी हमारा परिमाणवाचक होगा। जब हमने कहा अधिक छात्र हैं तो छात्र की हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, तो वहां पे अधिक हमारा अनिश्चित संख्यावाचक कहलाया, ठीक है। अब यहाँ पे अधिक पानी है तो हम पानी की गिनती नहीं करते, ऐसे तो नहीं बोलते 1 पानी 2 पानी 3 पानी, ठीक है, तो ये नहीं होता। तो हम पानी को मापते हैं, लीटर में मापते हैं, ठीक है। तो जब हम पानी को मापते हैं तो यहाँ जो अधिक है ये हमारा क्या आ जाएगा, अनिश्चित, ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसको क्या बोलेंगे हम, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनमें जो कंफ्यूजन लगा होगा कि दोनों एक जैसे कैसे हैं, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमने कहा कम, तो जैसे हम कहें कि कक्षा में कम छात्र हैं, तो फिर वहां पे वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। और हमने कहा कि कम पानी है, तो फिर क्या हो जाएगा, मात्रा वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी मात्रा को दिखा रहा है तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
तो ये इतना सा ही है, बहुत छोटा सा इसमें। इसके बाद आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हमारा बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। कैसे इसको समझना है, तो देखो, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या है, ये है सर्वनाम से बना। ठीक है, किससे है, सर्वनाम से, एक तरह से सर्वनाम ही है। इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण कह देते हैं। परिभाषा कहती है कि जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा से पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, तब वह सर्वनाम सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसमें बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि एक संज्ञा आई है, उस संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम लग जाता है तो वो सर्वनाम उस समय सर्वनाम न रहकर विशेषण की श्रेणी में आ जाता है। अब क्योंकि वो विशेषण बन चुका है लेकिन वो मूल अवस्था में क्या है, सर्वनाम, तो इसीलिए उसका नाम सार्वनामिक विशेषण रख दिया गया। कैसे, उदाहरण से समझ लो। जैसे मान लो हमने कहा इस पुस्तक में, इस पुस्तक में बहुत, इस पुस्तक में बहुत अच्छी कहानियां हैं। इस पुस्तक में बहुत अच्छी कहानियां हैं। ठीक है, ये वाक्य लिखा। दूसरा वाक्य और लिखते हैं, वह लड़का कल स्कूल नहीं गया। वह लड़का कल स्कूल नहीं गया। दो वाक्य, अब देखो समझो इनको। इस वाक्य में पुस्तक और ये पुस्तक से पहले इस, ये एक सर्वनाम है, ठीक है, और यहाँ पे पुस्तक क्या है, संज्ञा। अब संज्ञा से ठीक पहले यदि कोई सर्वनाम आ रहा है तो वो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। बस इतना सा है इसमें, और कुछ नहीं है, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आया है। विशेषण का स्थान कहाँ होता है, विशेषण का स्थान संज्ञा से ठीक पहले होता है, और वो क्या करता है, वो उस संज्ञा की विशेषता बताता है। तो ये इस पुस्तक, तो मतलब ये इस जो है क्या कर रहा है, पुस्तक को निश्चित कर रहा है, विशेषता तो बता रहा है उसकी, उसके लिए ये आया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये इस है, ये हमारा क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब इसी तरह से दिया है, वह लड़का कल स्कूल नहीं गया, तो एक लड़का है, उस लड़के को वह ने क्या किया है, निश्चित किया है एक तरह से, और जब निश्चित किया है तो यानी उसके बारे में बताया है, और ये अब हमारा वह सर्वनाम का कौन सा भेद है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सर्वनाम के स्थान पर आया है तो इसे हम सार्वनामिक विशेषण में ही रखेंगे। ठीक है, चलो आगे। अब ये बात समझ में आ गई, तो अब ये ध्यान देना कि जितने भी आपके दिए होंगे, मान लो अगर हमने लिखा कि मेरी बहन कल दिल्ली गई है, तो इसमें मेरी जो है ये क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगर कहें कि अपनी पुस्तक ले जाओ, तो अपनी जो है पुस्तक से पहले आ गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि उस मेज पर खाना रखा है, तो ये जो उस हो गया, मेज से पहले उस, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से सार्वनामिक विशेषण को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा मेरा बैग या तुम्हारा बैग, हमारा बैग, तो यहाँ पर इस बैग से पहले जो शब्द लगे हैं सर्वनाम, ये सबके सब क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सार्वनामिक, और मैंने कहा ना बहुत ही सरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं समझ सकते, बहुत आसानी से समझ लेते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका एक पॉइंट, और वो है
प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण को अंतः विशेषण का नाम भी दिया है कामता प्रसाद ने, ठीक है। कामता प्रसाद गुरुजी ने इसे अंतः विशेषण कहा है और ये वैसे सामान्य लोगों ने इसको प्रविशेषण कहा है। अब ये कहता है कि जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा और तब हम समझेंगे। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा, सबसे पहला वाक्य लिया था हमने, उसी को लेते हैं। रोहन एक बहुत अच्छा, रोहन एक बहुत अच्छा लड़का है। रोहन एक बहुत अच्छा लड़का है। दूसरा वाक्य लिखते हैं हम। जैसे मान लो हमने लिखा, ये चावल खाने में, ये चावल खाने में बहुत अच्छे हैं। या यहाँ पे हम बदल देते हैं, बहुत खराब हैं, इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया एक बार, ये चावल खाने में बहुत खराब हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य और लिखते हैं। आपका बच्चा अधिक तेज दौड़ता है। आपका बच्चा अधिक तेज दौड़ता है, ठीक है। अब समझेंगे इसे। देखो, प्रविशेषण क्या होता है। वाक्य हमारे पास दिए हैं 3। रोहन एक बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें जो संज्ञा है वो लड़का, ठीक है। ये संज्ञा यानी इसी को हमने विशेष्य कहा है। इसकी विशेषता बता रहा है लड़का कैसा है, अच्छा। तो ये अच्छा हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। अब ये अच्छा कैसा अच्छा है, तो ये बताता है ना बहुत ही अच्छा है, तो ये बहुत, अब ये विशेषण की ही विशेषता बता रहा है, तो ये इस समय क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा, प्रविशेषण, ठीक है। और उसमें भी बताया बहुत में भी क्या है, एक है, मतलब कई सारे लोगों में तुलना हुई है एक तरह से, तो ये एक भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, प्रविशेषण, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ये चावल खाने में बहुत खराब हैं, तो यहाँ पे पता है ये जो खराब हैं ये किसके बारे में कहा जा रहा है, चावल के बारे में कहा जा रहा है। चावल कैसे हैं, खराब हैं, तो संज्ञा क्या है, विशेष्य क्या है, चावल, और चावल की विशेषता बताई जा रही है कैसे हैं वो, खराब, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया इसका। और विशेषण में मतलब खराब में भी कैसे हैं, बहुत खराब हैं, ठीक है। तो ये बहुत हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, ठीक है। अब जैसे हम करते हैं तो ये हो गया प्रविशेषण। अब कई बार ऐसे हमारे छात्र कहते हैं कि मैम मैंने देखा है कि बहुत बहुत जो शब्द है ये हमेशा प्रविशेषण में आता है, तो क्या इसे हम प्रविशेषण में लिखें, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपका विशेषण में भी आ जाएगा। जैसे मान लो हम कहें कि वहां बहुत लोग हैं, तो लोग से पहले बहुत आ गया, अनिश्चयवाचक में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सदैव प्रविशेषण में ही आएगा। तो ये आपको स्थिति समझ के लिखना है। बात समझ में आई। अब तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है आपका बच्चा अधिक तेज दौड़ता है, तो दौड़ता है ये क्या हो गई, क्रिया, ठीक है, ये क्या है, क्रिया। अब कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये तेज हो गया हमारा क्रिया विशेषण, ठीक है, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो ये क्रिया की विशेषता बताई है इसने, तेज ने, और तेज भी कैसा दौड़ता है, अधिक तेज दौड़ता है, तो ये अधिक यहाँ पर हमारा क्या बन गया, प्रविशेषण, क्या बन गया, प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्या कहलाया यहाँ पे, प्रविशेषण कहलाया। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस तरह से हमारा ये प्रविशेषण यहाँ पे समाप्त हो जाता है,
ठीक है, क्या कह रहे हैं? चलो, बहुत बढ़िया, हो गए आपके कमेंट वमेंट। तो अब इसकी समरी कर लेते हैं जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। आज हमारा यहाँ पे विशेषण समाप्त होता है, तो विशेषण इतना ही, इसी से समझिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में विशेषण से हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से अब आंख बंद करके अपने दिमाग में लेकर आइए। अब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सीखेंगे, सारे विशेषण हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं और यहाँ पे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम कौन कौन सा विशेषण हमारा है और क्या क्या हमने विशेषण के अंदर सीखा। तो जल्दी से अब अपना दिमाग दौड़ाइए, सामने लेकर आइए क्या आपने सीखा है। सबसे पहला विशेषण हमारे सामने दिया हुआ है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमने देखा जो वस्तुओं यानी व्यक्ति या भी स्थिति जो भी है हमारे शब्द या कहें जो भी संज्ञा है, उस संज्ञा के आकार, प्रकार, उसके गुण, उसके दोष, उसकी स्थिति, उसकी दशा, उसका रंग, उसका गंध आदि के बारे में बताते हैं। वे शब्द हमारे गुणवाचक कहलाते हैं, जिसमें हमने उदाहरण में देखा अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, बड़ा, छोटा, लंबा, ठीक है, चंगा या उत्तरी, दक्षिणी, जयपुरी, बनारसी, जो स्थान का भी बोध कराने वाले हैं, ठीक है, जैसे नमकीन, मीठा, कड़वा, ये सब, लाल, पीला, रंग को बताने वाले, खुशबूदार, बदबूदार, ठीक है। ये इस तरह के जो हमारे शब्द हैं वो सब क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण में हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जो अपने विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या का बोध कराने के लिए ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। गणनावाचक का मतलब होता है जो गिनती का बोध करा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पहले गणनावाचक का मतलब यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, ठीक है, जो गिनती का बोध कराते हैं। जैसे हमने कहा 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ जो 4 है ये क्या कहलाएगा? गणनावाचक कहलाएगा। अगर हम कहें कि 5 लड़के कक्षा में बैठे हैं, तो ये 5 जो है क्या कहलाएगा? गणनावाचक कहलाएगा। अब गणनावाचक में भी अगर भेद पूछा जाएगा तो फिर वो उस समय पूर्णांक कहलाएगा, क्योंकि 5 है तो पूरा अंक है, ठीक है। और अपूर्णांक अगर पूछ लिया जाए तो मान लो अगर ये कहे कि मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला, अगर ऐसा पूछा गया तो आधा भाग, तो ये जो आधा शब्द है ये क्या कहलाएगा? अपूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। या कहें कि मुझे चावल का चौथाई हिस्सा दे दो, तो चौथाई हिस्सा, तो चौथाई जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? अपूर्णांक कहलाएगा। बात समझ में आई? फिर उसके बाद आता है क्रमवाचक। क्रम मतलब जो क्रम को दिखाता है, जो विशेषण क्रम को बता रहा है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो ये हमारा किस में आएगा? क्रम को दिखाने वाला होगा, क्रम के अंदर आएगा, ठीक है। आगे आता है हमारा आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक विशेषण हमारा क्या कहलाता है? जो आवृत्ति का बोध कराता है, ठीक है। क्या दिखाता है? जो आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, जो चीज दोहराई गई। अब इसकी पहचान हमने गुना शब्द से लगाई, तो जिस शब्द के आगे गुना या गुनी शब्द लगेगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, तो वो किस में आएगा? आवृत्ति को दिखाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा समुदायवाचक, तो जो समूह की कुल संख्या को बोध कराए, 2 3 4 5, इस तरह से। और फिर आता है प्रत्येकवाचक, तो प्रत्येक का बोध कराने वाला मतलब जिस संख्या के आगे हर लगा होगा, तो हर दूसरा, हर तीसरा, हर चौथा, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्येकवाचक। अब उसके बाद हमने देखा अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब है जो संख्या का निश्चितता से बोध नहीं कराता, अनिश्चित बोध कराता है, जिसमें हमने देखा कम, ज्यादा, बहुत, थोड़ा, ये हमारे शब्द आ जाएंगे जो अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। परिमाणवाचक का मतलब हो गया जो परिमाण का बोध कराए, यानी मात्रा का बोध कराए, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? मात्रा का मतलब मापक हो गया, वही आप देख लो, नापना, तोलना, ठीक है, जो आ जाएगा माप तोल जिसे हम कहेंगे,
उन जिन चीज़ों की हम माप तोल करते हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, परिमाण में आ जाएंगे। अब ये भी दो प्रकार का निश्चित, यानी जिसमें निश्चित संख्या बताई जाए, जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, तो ये निश्चित संख्या बताई जा रही है, तो ये हमारा निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और अनिश्चित संख्या बताई जा रही है, अनिश्चित का मतलब जिसमें कहें कि थोड़ा, कम, ज्यादा, ठीक है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा। और उसके बाद आ गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण हमारा, यानी ये क्या है, सर्वनाम ही है। तो ये सर्वनाम जो किससे पहले होता है, संज्ञा से पहले होता है, लेकिन आया किसके लिए होता है, संज्ञा के लिए ही होता है। तो वो उस संज्ञा के लिए आया होता है, तो वही हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। बस ये हमारा विशेषण था। और प्रविशेषण मैंने बता ही दिया, जो विशेषण के लिए प्रयोग होता है या जो विशेषण की ही विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। तो इस तरह से विशेषण आज आपका समाप्त हो गया, बहुत चीजों को याद हो गया। मैम उत्तमा अवस्था और मूलावस्था यह सब इसमें नहीं आते? नहीं बेटा, ये आपकी परीक्षा में विशेषण की अवस्थाएं नहीं आएंगी। तो जब विशेषण की अवस्थाएं नहीं आएंगी तो मैंने उसे नहीं बताया है, ठीक है, तो आपके इसमें नहीं आएगा, तो ये आपके में आएगा। वैसे भी देखो, आपको मैं ये चीज बता दूं, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा, आपकी परीक्षा में तो क्या करेगा, विशेषण में त्रुटि देगा और त्रुटि देके वाक्य शुद्धिकरण करवाएगा। तो बस इतना ही पूछेगा वो ये देकर, या फिर आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि इस वाक्य में विशेषण संबंधित त्रुटि कहाँ है, तो ऐसे करके पूछेगा, तो वो वाक्य शुद्धिकरण के अंदर ही लेके जाएगा। तो जब हम वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे तो वहां हमें ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाई चांस अगर उसने हमसे कोई प्रश्न कर दिया तो बाद में फिर आप ये कहोगे ना कि मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं हमको। तो इसलिए हम एक एक दिन की क्लास सारे टॉपिक पे लेके चल रहे हैं, ताकि जब हम वाक्य शुद्धिकरण करेंगे तो वहां मुझे आपको ये ना कहना पड़े कि विशेषण में ये होता है। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने उस दिन पढ़ा था ये वाली चीज, तो आपको वो याद हो जाएगी, ठीक है। तो मेन जो आपकी परीक्षा में है वो वाक्य शुद्धिकरण है, विशेषण से संबंधित वाक्य शुद्धिकरण, कारक से संबंधित वाक्य शुद्धिकरण, इसी तरह से संज्ञा से संबंधित वाक्य शुद्धिकरण, क्रिया से संबंधित वाक्य शुद्धिकरण। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो चलो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल हमारा अगला टॉपिक होगा क्रिया का, ठीक है, क्रिया का टॉपिक हम लेंगे। मैम मेरा हिंदी बहुत कमजोर है, क्या करना पड़ेगा मैम, प्लीज बताइए। बेटा पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं। अगर हिंदी बहुत कमजोर है और एसएससी जीडी के अलावा कोई और भी परीक्षा आप ले रहे हैं, तो जो मेरा पूरा बैच आता है ना, जिसे फाउंडेशन बैच कहें या सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो बैच दिया जाता है, उस बैच को आप पढ़िए, ठीक है, उस वाले बैच को आप ले लीजिए। तो उस बैच को आप लेंगे तो उसमें मैं सारी चीजें आपको बेसिक से समझाती हूँ। तो बेसिक से आप जब सीखते हैं, कोई भी डाउट होता है आपके, तो आप आराम से सीख जाते हैं आसानी से, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में।